फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं बाबू बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और इसी वीडियो को आप लोग कॉपी पे इसी सवाल को लिख लिख के याद करना है बाबू, और ये ताकि आपके बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर आ सके। ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग बाबू लोग सवाल देख सकते हैं, आप लोग फर्स्ट सवाल की बात की जाए बाबू लोग, तो फर्स्ट सवाल आप लोग देख सकते हैं कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। किसी एक उदाहरण के साथ प्रकाश संश्लेषण के नियम का वर्णन करें। बाबू, आपको बताना है किसी एक उदाहरण के साथ प्रकाश संश्लेषण का नियम का वर्णन करना है, इसके बारे में बताना है बाबू लोग। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर अपने अपने भाषा में लिखने को कहता है। तो बिल्कुल बाबू लोग, हम अपने भाषा में लिख के आए हैं और काफ़ी ज़्यादा हल्का, सरल, आसान भाषा में लिख के आए हैं। देखिए, सबसे पहले इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। बाबू, सबसे पहले आपको यही लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ग्लूकोज का ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। बाबू, जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और इसके आगे लिखना है, यह प्रक्रिया पौधों के क्लोरोप्लास्ट में स्थित क्लोरोफिल द्वारा होती है। और यह प्रक्रिया पौधों में क्लोरोप्लास्ट में स्थित क्लोरोफिल द्वारा होती है। इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आपको यह भी लिखना है कि इसमें प्रकाश जो ऊर्जा होती है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद की अगर बात की जाए तो एक आपको समीकरण लिखना होगा। जैसे समीकरण में लिख सकते हैं कि 6CO2 बाबू, 6CO2 प्लस 6H2O, और इसमें लिखिएगा कि C6H12O6 प्लस 6O2। यह भी आपको समीकरण याद कर लेना है। इसके आगे एक और भी बात लिखना है बाबू लोग, तबे आपको 5 नंबर मिलेगा। उदाहरण में लिखिएगा, जैसे तीर चिन्ह देखे, मक्का, तुलसी, गेहूँ आदि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बाबू, जो मक्का है, तुलसी है, गेहूँ है आदि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है बाबू लोग। यही आपका सवाल का असली जवाब है, और असली जवाब आप लोग लिख के आइएगा ताकि आपका 5 नंबर में एक भी नंबर बाबू कटे ना। और बिल्कुल आपको उत्तर सजा सजा के लिखना है। और वीडियो को अभी तक से बाबू लोग आप लोग शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो ज़रूर कीजिए बाबू लोग, ताकि आपके छोट भाई बहन जितने भी हैं 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन तक यह वीडियो पहुंच जाए और उनका भी बाबू लोग अच्छा नंबर आ जाए। और भी वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। दूसरा नंबर बाबू सवाल की बात की जाए तो दिया है, हेट्रोथैलिज्म एवं हेमोथैलिज्म में अंतर बताना है। बाबू, का है हेट्रोथैलिज्म एवं होमोथैलिज्म में अंतर बताना है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है बाबू लोग। सब सवाल पर स्टार है, और स्टार वाले बाबू प्रश्न यानी कि चुनिंदा प्रश्न है। यह सवाल आपको याद करना ही पड़ेगा। हेटेरोथैलेमस देखिए बाबू, तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा? जब किसी एक ही जीव में, सबसे पहले क्या लिखना है बाबू? जब किसी एक ही जीव में नर और मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं। जब किसी एक ही जीव में नर और मादा जनन अंग उपस्थित होते हैं तो उसे हेमोथैलेमस कहते हैं।
तो उसे हेमोथैलेमस कहते हैं। ऐसे जीव अपने आप निषेचन बाबू कर सकते हैं। जो हेमोथैलेमस होते हैं वह अपने आप निषेचन कर सकते हैं बाबू लोग। ऐसे जीव को आप लोग क्या कहते हैं कि अपने आप निषेचन कर सकता है। सेकेंड नंबर जस्ट उसके पैराग्राफ छो के लिखना है कि जब नर और मादा जननांग, जब नर और बाबू मादा जननांग विभिन्न जीवों में पाए जाते हैं तो उसे हेटेरोथैलिज्म कहते हैं। इसमें परस्पर निषेचन की आवश्यकता होती है। इसमें जो होती है परस्पर निषेचन की आवश्यकता होती है। यह भी आपको बात लिख के आना है बिहार बोर्ड में और अच्छा नंबर आना है। आगे की बात की जाए बाबू लोग तो उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि यह आप लोग उदाहरण के तौर पे लिख लेना है। उदाहरण आपका यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बाबू लोग। आप लोग आगे की सवाल देखिए क्या है। सवाल की बात की जाए तो आगे है बाबू हम लोग का सवाल, असमान बीजक अंड क्या है। बाबू आगे सवाल है असमान बीजक अंड क्या है। कोई दो उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। आपको किसी असमान बीजक अंड क्या है और दो उदाहरण उसका प्रस्तुत करें, यानी कि आपको दो गो उसका उदाहरण प्रस्तुत भी करना है। तो सबसे पहले बाबू लोग आपको यही करना है कि असमान बीजक लिख के तीर चिन्ह, यानी कि असमान बीजक लिख के अंड लिख के तीर चिन्ह। और लिखना क्या है उत्तर में, जब किसी जीव में, बाबू लोग समझिएगा आराम आराम से, जब किसी जीव में बनने वाले अंडाकार, जब किसी जीव में बनने वाले अंडाकार और रूप में असमान होते हैं, जब किसी जीव में बनने वाले अंडाकार और रूप में असमान होते हैं तो उसे असमान बीजक अंड कहते हैं। तो उसे असमान बीजक अंड कहते हैं। समझो, जब किसी जीव में बनने वाले अंडाकार और रूप में असमान होते हैं तो उसे असमान बीजक अंड कहते हैं। इसमें एक बड़ा अणु जैसे में मादा जनन कोशिका, इसमें एक बड़ा अणु मादा जनन कोशिका और एक छोटा शुक्राणु जनन कोशिका भी होता है। यह आपको उत्तर में लिखना है। आगे है कि इसमें भी देखिए आगे के सवाल में लिखना है आपको पैराग्राफ चेंज करके कि निषेचन के समय, बाबू निषेचन के समय यह दोनों मिलकर युग्मज बनाते हैं। निषेचन के समय नर और मादा मिलकर युग्मज बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे स्तनधारी और पक्षी, इसमें नर और मादा गैमेट आकार में भिन्न होते हैं। इसमें नर और मादा गैमेट आकार में भिन्न होते हैं, या को यह भी लिख के आना है। आगे की सवाल है बाबू लोग 4 नंबर की सवाल की बात की जाए तो 4 नंबर देखिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सपुष्पीय एवं निष्पुष्पीय पौधे में अंतर बताना है। बाबू बताना है सपुष्पीय एवं निष्पुष्पीय पौधे में अंतर बताएं, यानी कि अंतर लिखिए, अगर मतलब लिखो। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है बाबू उत्तर में सपुष्पीय पौधे लिखे तीर चिन्ह। तो लिखना है सपुष्पीय पौधे वे पौधे होते हैं, सपुष्पीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें फूल फल और बीज उत्पन्न करते हैं। सपुष्पीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें फूल फल और बीज उत्पन्न होते हैं। इनका जनन यौन प्रकार का होता है, इनका जनन प्रकार का होता है, यह भी आपको लिख के आना है। आगे निष्पुष्पीय पौधे की बात की जाए तो वो सबसे पहले निष्पुष्पीय पौधे वे पौधे होते हैं। निष्पुष्पीय पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें फूल और बीज नहीं बनते हैं, फूल और बीज नहीं बनते हैं बल्कि बीजाणुओं द्वारा जनन होते हैं। जबकि बीजाणुओं द्वारा क्या होते हैं, जनन होते हैं। तो कुछ उदाहरण है बाबू लोग, उदाहरण के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि सपुष्पीय जो है वह है आम है बाबू, गुलाब है और गेहूं हो जाएगा। सपुष्पीय पौधे में यही पूछेगा कि आम कौन सा सपुष्पीय है कि निष्पुष्पीय। तो आम बाबू कहिएगा सपुष्पीय पौधा है, गुलाब सपुष्पीय, गेहूं पुष्पीय और फर्न मांस शैवाल ये निष्पुष्पीय पौधे हैं। मुख्य अंतर की बात की जाए सपुष्पीय और निष्पुष्पीय में कहेगा मुख्य अंतर क्या है, तो सपुष्पीय पौधे उन्नत होते हैं बाबू, सपुष्पीय पौधे क्या होते हैं, उन्नत होते हैं, जबकि निष्पुष्पीय पौधे आदिम प्रकार के पौधे माने जाते हैं। यह भी आपको लिख के देना है। आगे है सवाल हम लोग का 5 नंबर बाबू लोग, कालार्डोरोफोरा एवं अस्पाइगो गायरा पर प्रकाश डाले। तो अस्पाई
स्पाइरोगैरा लिखे तीर चिन्ह। यह एक बाबू हरी शैवाल है जो तालाबों या ठहरे हुए जल में पाई जाती है। यह एक हरी शैवाल है जो तालाबों या ठहरे हुए जल में पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं में सर्फिलाकार क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी कोशिकाओं में सर्फिलाकार क्लोरोप्लास्ट होता है और यह औन जनन द्वारा संयुग्मन करते हैं। बाबू यह औन जनन द्वारा संयुग्मन करती है, लिख देना है। और कलारोडोरफोरा में लिखना है कि यह भी एक हरी शैवाल है जो बहुकोशिकीय तथा शाखित तंतुओं वाली होती है। इसकी कोशिकाएं बहुनाभिकीय होती है। इसकी कोशिकाएं बहुनाभिकीय होती है और दोनों ही शैवाल में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं। यह जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। यह आपको लिख के आना है। आगे सवाल की बात की जाए तो हम लोग का आगे सवाल है 6 नंबर। बाबू लोग 6 नंबर सवाल, BMO पर प्रकाश डाले। बाबू क्या है हमारा सवाल है, BMO पर प्रकाश डाले। तो BMO का बाबू शाब्दिक अर्थ होता है, BMO का शाब्दिक अर्थ होता है जैव झिल्ली का संगठन। BMO का शाब्दिक होता है जैव झिल्ली का संगठन। जैव झिल्ली जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है। बाबू लिखना है, जैव झिल्ली जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है जो कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन को नियंत्रण करती है। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि जैव झिल्ली जीवों की कोशिकाओं में पाई जाती है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह आपको लिखना है। आगे में लिखना है आपको, यह मुख्यतः लिपिड। बाबू लिखना है, यह मुख्यतः लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की द्विस्तरीय संरचना में बनी होती है। इसका प्रमुख मॉडल कहलाता है जिसे सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था। यह भी आपको लिख के आना है। आगे है हम लोग का सवाल 7 नंबर। बाबू है 7 नंबर सवाल कि जीवाणु पौधों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। बाबू जीवाणु पौधों का संक्षिप्त विवरण करें, यह आपको सवाल लिख के आना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखना है, जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जिनका वास्तविक नाभिक नहीं होता है, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि जीवाणु सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव है जिनका वास्तविक नाभिक नहीं होता है, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। पैराग्राफ बहुत चेंज करना है, लिखना है क्या, इसमें कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली साइटोप्लाज्मा और DNA होता है, परंतु नाभिकीय झिल्ली नहीं होती है। यह विघटक, रोगजनक या सहजीवी के रूप में कार्य करता है। और कुछ आपको उदाहरण देखिए, लिख दीजिएगा उदाहरण भी। आगे सवाल है, अवायवीय श्वसन क्या है? बाबू बताना है, अवायवीय श्वसन क्या है, इसके कारक का नाम बताइए एवं एक प्रमुख लक्षण बताइए। सबसे पहले आपका यही सवाल है कि अवायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है, इसके कारक का नाम बताइए एवं एक प्रमुख लक्षण भी बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको यही लिखना है कि अवायवीय श्वसन लिखे तीर चिन्ह, जब जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बाबू लिखना है, जब जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जब जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। कितना हल्का सवाल है, आपको यही सवाल बार बार रिपीटेड करता है और यही लिख के आना है कि जब
जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन कहलाती है। नीचे पैराग्राफ चेंज करना है कि यह प्रक्रिया कुछ जीवाणुओं तथा खमीर में होती है। यह प्रक्रिया कुछ जीवाणुओं तथा खमीर में होती है। यह आपको पैराग्राफ चेंज में लिखना है बाबू। आगे अगर लक्षण की बात की जाए तो इसमें ग्लूकोज के अपघटन से एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी ऊर्जा में एटीपी भी बनती है। अब समीकरण भी एक लिख लेना। आगे सवाल है श्वसन या अंतः श्वसन एवं उच्च वसन का वर्णन करें। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है क्या कि श्वसन 2 चरणों में होता है। श्वसन कितने चरणों में होता है बाबू? 2 चरणों में होता है। तो एक है अंतः श्वसन। अंतः श्वसन में क्या होता है कि जब वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तो अंतः श्वसन होता है। जब क्या लिखना है? अंतः श्वसन लिखे तिरछिन। जब वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तो अंतः श्वसन होता है। और उच्च वासन में क्या होता है कि जब वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है। जब वायु बाबू क्या होती है तो फेफड़ों से बाहर निकलती है। जब वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है तो यह प्रक्रिया डायफ्राम और पसलियों की गति से नियंत्रित होती है। डायफ्राम और पसलियों की गति से क्या होती है? नियंत्रित होती है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन रक्त में पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह भी बाबू आपको लिख के आना है। आगे है सवाल सरव या एल्कोहल एवं उर्वाणुओं का वर्णन करना है बाबू। तो सबसे पहले एल्कोहल में बात की जाए, एल्कोहल की, तो देखिए एल्कोहल लिखे तीर चिन्ह करना है और लिखना है क्या? यह कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है बाबू। लिखना है यह कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिसमें OH हाइड्रोक्सिल समूह होता है। यह अवायवीय श्वसन का उत्पादन भी करता है बाबू। यह अवायवीय श्वसन का उत्पादन भी करता है, जैसे इथाइल एल्कोहल। और जैसे में क्या लिखेगा? इथाइल एल्कोहल। यह आपको लिख के आना है। आगे है उर्वाणु की अगर बात की जाए तो यह जनन कोशिकाएं हैं जो निषेचन में भाग लेकर युग्मज बनाती है। यह जनन कोशिकाएं हैं जो निषेचन में भाग लेकर युग्मज बनाती है। नर और मादा उर्वाणुओं के सहयोग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो मानव में अंडाणु और शुक्राणु। यह आपको लिख लेना है। आगे सवाल है हम लोग का बाबू 11 नंबर, अंतःजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले। अंतःजात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डाले हैं। तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा क्या है? अंतःजात प्रतिरक्षा लिखे तीर चिन्ह। अंतःजात प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जो जन्म से ही शरीर में उपस्थित रहती है बाबू। अंतःजात प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा है जो जन्म से ही शरीर में उपस्थित रहती है और किसी विशिष्ट रोगजनक के लिए नहीं होती। किसी विशिष्ट रोगजनक के लिए नहीं होती। इसे प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। यह आपको लिखना है। पैराग्राफ चेंज में लिखिएगा यह शरीर की पहली सुरक्षा रेखा है। अब लिखना है यह शरीर की पहली सुरक्षा रेखा है होती है जो किसी भी प्रकार की जीवाणु, विषाणु, फफूंद, या परजीवी के आक्रमण पर तुरंत कार्य करती है। या आक्रमण पर क्या करती है कि तुरंत कार्य कर देती है। 5 नंबर का बहुत सवाल है। ये सवाल छूटना नहीं चाहिए। और आगे है अंतःजात प्रतिरक्षा के प्रमुख घटक। अंतःजात प्रतिरक्षा के प्रमुख घटक, तो देखिए भौतिक अवरोध सबसे पहले आपको लिखना है। 1 नंबर भौतिक अवरोध, और इसमें है त्वचा। और त्वचा में वो लिखना है तीर चिन्ह के रोग जनकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। रोग जनकों को शरीर में प्रवेश करने से क्या करती है? तो रोकती है। संश्लेषमा झिल्ली,
श्वसन एवं पाचन नलिका में रोगाणुओं को फंसाकर बाहर निकाल देती है। दूसरा का है इसमें 5 नंबर का सवाल है शारीरिक स्राव। शारीरिक स्राव में क्या है बाबू कि पेट का अम्ल HCl सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। पेट का अम्ल HCl सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, नष्ट करता है। यह आपको लिख के आना है। और आगे दूसरा का है इसमें आंसू और लार। आंसू और लार में लाइसोजाइम, आंसू और लार में लाइसोजाइम एल्जाइम होते हैं जो जीवाणुओं की दीवार तोड़ते हैं, जो जीवाणुओं की क्या करते हैं, दीवार तोड़ देते हैं। आगे है 3 नंबर, इसी में बाबू लिखना है हेडिंग डाल के कि कोशिकीय अवरोध। 3 नंबर में है कोशिकीय अवरोध। इसमें क्या है आपको कि फागोसाइटिक, फागोसाइटिक कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल रोगजनकों को निगल कर नष्ट करती है। आगे है 4 नंबर में साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध में क्या है बाबू कि इंटरफेरॉन में लिखना है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से निकलते हैं और अन्य कोशिकाओं में संक्रमण से बचाते हैं। यह आपको अगर इतना बाबू लिख के आ रहे हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे है 12 नंबर सवाल है हम लोग का कि अनुकूल क्या है, अनुकूलन क्या है, इसका साधारण वर्णन करें। बाबू लिखना है अनुकूलन क्या है, इसका साधारण वर्णन करें। तो अनुकूलन क्या है, इसका साधारण वर्णन करें बताना है। तो देखिए अनुकूलन लिखे तीर चिन्ह कर रहे हैं। सबसे पहले देखो अनुकूलन लिखे तीर चिन्ह कर देना है और लिखना क्या है जब कोई जीव अपने पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार, जब कोई जीव अपने पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर में रचना या व्यवहार में परिवर्तन करता है, अपने शरीर में रचना या परिवर्तन में व्यवहार में परिवर्तन करता है, उसे अनुकूलन कहा जाता है, उसे अनुकूलन कहा जाता है। लिखना क्या है कि अनुकूलन लिखे तीर चिन्ह और लिखना है जब कोई जीव अपने पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अपने शरीर में रचना या व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसे अनुकूलन कहा जाता है। और इसके में लिखना है वो 5 नंबर का सवाल है आपका, लिखना है पैराग्राफ चेंज करके अनुकूलन जीव के जीवन वृद्धि प्रजनन और अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं कि ऊँट के शरीर में कुबड़, ऊँट के शरीर में कुबड़ रेगिस्तान के लिए अनुकूल। ऊँट के शरीर में कुबड़ किसके लिए है, रेगिस्तान के लिए अनुकूलन। मछलियों के गलफड़े, मछलियों के गलफड़े जल में शोषण के लिए अनुकूलन, जल में शोषण के लिए अनुकूलन। एक और है ध्रुवीय भालू का मोटा बाल और वसा ठंड से बचने के लिए अनुकूलन, ठंड से बचने के लिए अनुकूलन। इस प्रकार अनुकूलन जीवों को अपने वातावरण में जीवित रहने के लिए वो क्या करता है, सहायता करता है। अगर आप इतना लिख के आ रहे हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। आगे है सवाल अंड परिभाषा दे, अंड परिभाषा दे। या देखिए आपको लग रहा है कि इति जो क्वेश्चन है, लेकिन 5 नंबर में सवाल पूछा है कि अंड मादा जनन कोशिका है। बाबू सबसे पहले क्या लिखना है कि अंड मादा जनन कोशिका है जो यौन प्रजनन में भाग लेती है। अंड मादा जनन कोशिका है जो यौन प्रजनन में भाग लेती है। यह बड़ी गोलाकार, यह बड़ी गोलाकार एक कोशिकीय संरचना होती है। अंड मादा जनन कोशिका है जो यौन प्रजनन में भाग लेती है। यह बड़ी गोलाकार एक कोशिकीय संरचना होती है जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और नाभिक होता है, जिसमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में, जिसमें प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव्य और नाभिक होता है। यह आपको लिखना है। इसके आगे आपको पैराग्राफ चेंज करना है। अंड निषेचन के समय बाबू, अंड जो होता है वह निषेचन के समय नर शुक्राणुओं के साथ मिलकर युग्मज बनाता है। अंड निषेचन के समय नर शुक्राणुओं के साथ मिलकर युग्मज बनाता है जो बाद में भ्रूण में विकसित होता है, जो बाद में भ्रूण में विकसित होता है।
स्तनधारियों में अंड का निर्माण अवश्य होता है। यह आपको लिख के आना है बाबू। उदाहरण के तौर पे आप लोग यही लिख सकते हो कि मानव, पक्षी, मेढक आदि सभी अंड प्रजनन का प्रमुख अंग होते हैं। यह आपको लिख के आना है। आगे है हमारा सवाल 14 नंबर सवाल की बात की जाए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। नामांकित चित्र तब आप इस पे नहीं है, आप लोग देखिएगा बुक में होगा और लिखना है क्या, इसको भाग हम लिखवा दे रहे हैं। नर जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं। नर जनन तंत्र में निम्न भाग होते हैं, लेकिन आप लोग फिगर भी बनाना है इसमें, क्योंकि कहा है चित्र बनाने के लिए। बुक देखिएगा, बुक में होगा कि अंडकोश शुक्राणु बनाते हैं। जो अंडकोश होते हैं वो क्या बनाते हैं, शुक्राणु। अंडकोश क्या बनाते हैं, शुक्राणु। अंडकोश क्या बनाते हैं, शुक्राणु। एपीडी डिमिस शुक्राणु का संचलन स्थल। शुक्रवाहिनी नालिका क्या करता है, तो शुक्राणुओं को बाहर ले जाती है। शुक्रवाहिनी नालिका क्या करती है, तो शुक्राणुओं को बाहर ले जाती है। वीर्याशय में क्या होता है, तो वह वीर्य द्रव्य बनता है। वीर्य द्रव्य बनता है। मूत्र मार्ग में क्या होता है, तो मूत्र और वीर्य का निकास मार्ग होता है वो। यह आपको लिख के आना है। आगे 15 नंबर सवाल की बात की जाए, पूरा 5 नंबर का बहुत सवाल है। वायु श्वसन पर संक्षेप लिखे। वायु श्वसन पर संक्षेप में लिखिए। वायु श्वसन पर क्या लिखना है, संक्षेप में लिखना है। तो वायु श्वसन लिखे करना है, तीर चिन्ह लिखना है। वायु श्वसन वह प्रक्रिया है, बाबू क्या लिखना है कि वायु श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल और फेफड़ा के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। वायु श्वसन वह प्रक्रिया है बाबू। वायु श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल और फेफड़ों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। इसमें ऑक्सीजन वायु से फेफड़ा में प्रवेश करती है। इसमें ऑक्सीजन वायु से फेफड़ा में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, तो शरीर से बाहर निकल जाती है। यह भी आपको पैराग्राफ चिन्ह में लिखना है कि यह प्रक्रिया एल्वियोली में होती है, जहां ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। यह आपको क्या करना है, तो लिख कर लेना है। इसके बाद की जाए बाबू, पैराग्राफ चेंज करना है। वायु श्वसन शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह भी आपको सवाल क्या करना है, लिख करना है। अगर आप लोग इतना सवाल लिख कर आए तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। आगे है हमारा सवाल 16 नंबर बात की जाए बाबू, तो 16 नंबर सवाल है, पुष्प क्या है, वो बताना है। पुष्प क्या है, इसके भावों का वर्णन करें। पुष्प क्या है, इसके भावों का वर्णन करें। तो सबसे पहले देखो, आपको पुष्प लिख के करना है तीर चिन्ह। तो पुष्प पौधे का वह जनन अंग होता है बाबू। पुष्प पौधे का वह जनन अंग होता है जो बीज तथा फल उत्पन्न करता है। यह प्रमुख 4 भागों में बना होता है। इसका बात की जाए तो प्रमुख भाग तो 4 भागों में बना होता है। इसके बात की जाए तो दल पुंज में क्या होता है, देखो, फूल की बाहरी हरी परत को कली की रक्षा करता है। जो दल पुंज होता है ना, फूल की बाहरी हरी परत को कली की रक्षा करती है। दल पुंज में कोई पूछे क्या होता है, तो फूल की बाहरी हरी परत को कली की रक्षा करती है। पंखुड़ी रंगीन भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। पंखुड़ी जो होता है रंगीन भाग जो कीटों को आकर्षित करता है। आगे पुंकेसर नर जनन अंग जिसमें पराग कण बनते हैं। नर जनन अंग जिसमें पराग का होते हैं, कण बनते हैं। आगे है हमारा है अंडप मादा जनन अंग जिसमें अंडाशय और अंडाणु होते हैं। फूलों का उद्देश्य परागकण और निषेचन की प्रक्रिया में संपन्न करना है। यह आपको लिख के आना है बाबू। आगे है सवाल 17 नंबर सवाल है, भ्रूण जनन क्या है। यह प्रश्न नंबर, यह सवाल काफ़ी ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड सवाल है, इस पे स्टार लगा लीजिए। आगे है भ्रूण जनन क्या है, इसके कालक्रम में संक्षिप्त लिखिए। कार्यक्रम, या थोड़ी सोरा यहाँ गलती हो गया है, कार्यक्रम। भ्रूण जनन क्या है, इसके कार्यक्रम को संक्षेप में लिखिए, यह है सवाल। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लिखा गया, इसका उत्तर काफ़ी बेस्ट लिखा गया है कि लिखा गया है भ्रूण जनन लिख के तीर चिन्ह करना है।
भ्रूण जनन वह प्रक्रिया है बाबू, भ्रूण जनन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के पश्चात बनने वाला युग्मज विभाजन एवं विभेदन द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। सबसे पहले क्या लिखना है, भ्रूण जनन वह प्रक्रिया है, भ्रूण जनन वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के पश्चात बनने वाला युग्मज विभाजन एवं विभेदन द्वारा भ्रूण का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया के चरण इस प्रकार है और इसका चरण आप लोग देख सकते हो कि पहला है बहु विभाजन, युग्मज से अनेक कोशिकाएं बनती है। विभाजन में क्या होगा, युग्मज से अनेक कोशिकाएं बनती है, विभाजन में लिखना है युग्मज से अनेक कोशिकाएं बनती है। आगे है बलास्टुला, बलास्टुला अवस्था में देखिए, बलास्टुला अवस्था में क्या होता है कि कोशिकाएं खोखली गोंद जैसी संरचना होती है, खोखली गोंद जैसी संरचना होती है। आगे है गैस्टुला अवस्था में क्या होता है कि 3 जर्म परतें बनती है, 3 जर्म परतें बनती है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, यह 3 परत बनती है। भ्रूण अवस्था, अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है बहु, अंगों का क्या होता है निर्माण प्रारंभ होता है, अंगों का निर्माण प्रारंभ होता है। यह प्रक्रिया जीव के विकास का आरंभिक चरण है, यह प्रक्रिया क्या है, जीव का विकास का आरंभिक चरण है। आगे सवाल है 18 नंबर बाबू, आप लोग देख सकते हैं कि सहजीविता एवं परजीविता में अंतर बताइए। सहजीविता एवं परजीविता में अंतर बताइए। तो सबसे पहले आपको लिखना है तीर चिन्ह सहजीविता, दो विभिन्न जीव साथ रहते हैं, और दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। सहजीविता में क्या होता है, दो विभिन्न जीव साथ रहते हैं और दोनों को लाभ पहुंचाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे लाइकेन जिसमें कवक और शैवाल साथ रहते हैं, कवक जल प्रदान करता है और शैवाल भोजन प्रदान करता है। और परजीविता में देखिएगा आप लोग, एक जीव परजीवी दूसरे जीव पोषक के ऊपर या भीतर रहकर उससे भोजन प्राप्त करता है और हानि पहुंचाता है। तो उदाहरण के अमरबेल हरे पौधे पर निर्भर होता है, अमरबेल जो कहाँ होता है तो हरे पौधे पर निर्भर होता है। उदाहरण के तौर पर सहजीविता में दोनों को लाभ है, परजीविता में केवल परजीवी को लाभ होता है, यह भी आपको लिख देना है। और बताइए आपको यह सवाल कैसा लगा, बायोलॉजी का मोस्ट वीवी है बाबू सवाल, बायोलॉजी का मोस्ट वीवी सवाल है। अभी यह बताना है कि आपको यह सवाल कैसा लगा, आगे किस टॉपिक पे चाहिए, तभी उसका बहुत सोल्यूशन किया जाएगा। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिजिक्स का मैंने किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे बाबू अगले वीडियो में।